हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदी पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। दोस्तों, आपको पता है हम लोग 12th फिजिक्स के डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज जो है, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर है, उसके कुछ डेरिवेशन कर लिए थे। रिमेनिंग डेरिवेशन को जो है हम इस वीडियो में प्रोसीड करने वाले हैं। लगभग 5 डेरिवेशन आप पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी के जो बचे हुए हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। तो एक तरीके से आप इसको ये कह सकते हैं कि आपका ये जो डेरिवेशन वाला पार्ट जो है उसका फर्स्ट चैप्टर का ये आपका होने वाला है पार्ट नंबर 2, है ना। फर्स्ट चैप्टर का ये पार्ट नंबर 2 होगा जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने जो है कौन कौन से डेरिवेशन कंप्लीट किए हैं। तो हमने सबसे पहला जो डेरिवेशन देखा था हमारा कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का देखा था। कूलम्स लॉ में हमें क्या क्या लिखना है मैंने आपको सारी बातें समझा दी थी, अपना फर्स्ट डेरिवेशन था, राइट। देन उसके बाद हम बात करें, हमारे पास सेकंड डेरिवेशन जो था वो डेरिवेशन था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये आपने कंप्लीट किया डेरिवेशन। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें, अगर हमारे पास थर्ड डेरिवेशन जो आता है, ये 3 डेरिवेशन मैंने एक साथ करवाए थे आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले डाइपोल समझाया हुआ इधर कि डाइपोल क्या होता है। देन हमने ये डेरिवेशन किया जिसमें हमने एक्सिस पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर और जनरल पॉइंट पर हमने फाइंड आउट की थी वैल्यू। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिजल्ट्स भी हैं कुछ, है ना। और हमारे पास टोटल 5 डेरिवेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसके आगे चलेंगे। इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी हमने कर लिया है, इन जनरल पॉइंट पर भी हमने आपको बता दिया कि डेरिवेशन आपका रिजल्ट जो आता है वो आपको ये डायरेक्टली यहाँ पर ये रिजल्ट याद रखना है, राइट। डायरेक्शन की बात कर लिए, डायरेक्शन किधर होती, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन की। ये डेरिवेशन जो है अगेन हमारे पास 3 डेरिवेशन एक जैसे आने वाले हैं। कितने हैं? 3 डेरिवेशन। आपको क्या दिया रहेगा, मैं आपको एक बेसिक बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको एक डाइपोल दिया रहेगा। क्या दिया हुआ होगा? डाइपोल। एक डाइपोल दिया होगा जिस पर आपको प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दिखाई देंगे। ठीक है, यहां पर कौन होगा? तो यहां पर माइनस क्यू होगा और यहां पर आपका प्लस क्यू चार्ज होगा। ये डाइपोल है, डाइपोल की लेंथ होगी 2l। डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए प्लेस किया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगा हुआ है। ठीक है, ये आपको गिवन है। आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे एक बार पूछा जाता है टाउ। टाउ का मतलब क्या होता है? टाउ का मतलब होता है टॉर्क। ठीक है, तो कितना टॉर्क अप्लाई होगा ये क्वेश्चन आता है। Whenever you place a dipole in a uniform electric field, then what will be the torque experiences by this dipole? ये आपका एक डेरिवेशन है। देन आपको यहां पर एक W निकालना है। W क्या होगा? तो W इज द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देन तीसरा आपका जो डेरिवेशन यहां पर होने वाला है वो होगा अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy is stored in this dipole when it is placed in a uniform electric field and rotated by angle theta, है ना। तो ये आपके पास 3 अलग अलग डेरिवेशन सेम इसी डायग्राम पर बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूं कि डायग्राम हमारा क्या कह रहा है, देन हम यहां पर बात करेंगे। डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने अभी आपको इतनी बात बता दी है। ये आपका डाइपोल है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l है। डाइपोल जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा कोण बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल कितना है? ये थीटा है। यही आपको एक्सप्लेन करना है, यही आपको बताना है। जब आपसे ये डेरिवेशन पूछा जाता है तब आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें और लिख कर आए ये बात कि ये हमें गिवन है। उसी तरीके से मैंने आपको कहा है राइटिंग वर्क के लिए भी कर रहे हैं हम लोग। प्लस ये जो पूरी आपको जो पूरी की पूरी पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप यहां पर जाकर दीप1292 पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे दीप1292 टेलीग्राम पर डालेंगे तो आपको वहां पर कक्षा 13 के नाम से मिलेगा। ठीक है, और इसी तरीके के जो अपकमिंग वीडियोस हैं उन वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग यहां पर टॉर्क निकालकर फाइंड आउट करेंगे कि कितना टॉर्क लगता है किसी डाइपोल पर। देन हम वर्क डन की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे हमारी पोटेंशियल एनर्जी की, राइट। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि हमने क्या किया है, सब कुछ बातें बता दी है। यहां पर हम लोग फोर्स की बात और कर लेते हैं। देखिए, फोर्स आप देखेंगे कि प्लस क्यू पर जो फोर्स है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में है और माइनस क्यू पर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है। ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया कि व्हेनेवर देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज देन द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन। अगर ये प्लस होता है तो सेम डायरेक्शन में, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है तो अपोजिट। यहां पर प्लस चार्ज था इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, यहां नेगेटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये जो दोनों फोर्स होते हैं अमाउंट QE होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। अब हमें यहां पर टॉर्क फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? टॉर्क। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए यहां पर हमें हिंट किया होगा द नेट टॉर्क टाउ एक्टिंग ऑन द डाइपोल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। मतलब ये अगर आपका डाइपोल है, ये अगर आपका डाइपोल है और इस डाइपोल से अगर आपको क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है, इसके अबाउट निकालना है। ये टॉर्क ऐसे या फिर टॉर्क ऐसे, है ना? किसी भी तरीके से अगर आपको टॉर्क निकालना है कि इस पे जो कपल लगेगा वो कितना लगेगा, तो हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि 11th की फिजिक्स में हम पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज टॉर्क? तो टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। तो वही फॉर्मूला हमने यूज किया है। टॉर्क का फॉर्मूला लिखा है वन ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। अब हमारे इसमें देखेंगे कि एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, दूसरा फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, और इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो आएगी ये वाली। क्योंकि देखो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आप इसको A मान लीजिए, ठीक है, इसको आप A नहीं B मानिए, इसको मानिए B, इसको मानिए C, और ये एंगल दिया हुआ है थीटा। तो अगर आप साइन थीटा अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मतलब लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? BC है, परपेंडिकुलर BC, और जो हाइपोटेनियस है वो 2L। तो यहां से आपके पास BC की लेंथ आ जाएगी 2L साइन थीटा। BC कितना हो जाएगा? ये BC की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? इट इज 2L साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू आपकी क्या होती है? वन ऑफ द फोर्स। फोर्स कितना है? Q इंटू E। फोर्स कितना है? Q इंटू E। और जो डिस्टेंस आ रही है दोनों में वो कितनी आ रही है? 2L साइन थीटा। हमने लिख दिया 2L साइन थीटा। नाउ थोड़ा रीअरेंज करो, Q के साथ में 2L को पहुंचा दो तो Q 2L हो जाएगा, और ये आपका बनेगा E साइन थीटा। क्या बनेगा? E साइन थीटा। क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि Q इंटू 2L हमारा P होता है, डाइपोल मोमेंट, तो P इंटू E साइन थीटा। और जब आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो आप लिखेंगे टाउ बराबर P क्रॉस E। टाउ बराबर P क्रॉस E। ये आपका हुआ एक हमारा डेरिवेशन, टाउ बराबर P क्रॉस E। अब इसके यहां पर आपको केसेस देखना है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी समझना है। डिफरेंट केसेस की बात कर रहे हैं तो पहला केस हमारा बोलता है कि वेन एवर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। कितना है? थीटा अगर 0 डिग्री है, थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो साइन थीटा में साइन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन 0। और साइन 0 कितना होता है? 0। तो पूरा जो टाउ है वो 0 हो जाएगा। तो वेन एवर थीटा इज 0, टाउ इज ऑल्सो 0। और दिस कंडीशन when theta is equals to 0 होता है, this condition is known as stable equilibrium। मतलब आपका जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल ऐसा रखा हुआ है, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है। अब ये देखिए यहां पर थीटा कितना हो गया दोनों के बीच में? 0 डिग्री। समझ में आ गई बात, है ना? दूसरा केस देखते हैं, वेन एवर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए व्हेन दी टॉर्क इज मैक्सिमम ऑन द डाइपोल, तो आप बोलना वेन एवर थीटा इज 90 डिग्री, साइन 90 मीन्स 1, साइन 90 मीन्स 1, और ये आपका 1 हो जाता है तो बनता है PE, मतलब टाउ इक्वल्स टू PE। दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। थर्ड पॉइंट याद रखें, अगर मान लीजिए थीटा जो है वो 180 हो जाता है, कितना हो जाता है? 180 होने का मतलब ये नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए। डाइपोल इधर चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रहा है, और ये प्लस माइनस चेंज कर दिए तो आपका 180 पर साइन कितना होता है? तो अगेन 0 होता है, और अगेन 0 होता है तो टाउ भी 0 हो जाएगा। बट दिस कंडीशन इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगी ये? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसा क्यों होता है ये भी थोड़ा बता देता हूं। स्टेबल और अनस्टेबल क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है ये? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा ही बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक। आपने यहां पर रखा हुआ एक डाइपोल, ये रखा है माइनस, ये रखा है प्लस, तो आपके फोर्सेस कहां बनेंगे? फोर्सेस बनाकर बता देता हूं। ये फोर्स बनेगा F, जो इस पर लग रहा होगा, इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा F। ये कंडीशन है थीटा इक्वल्स टू 0 की। किसकी है? थीटा इक्वल्स टू 0। तो जब आप दोनों तरफ से खींचेंगे इसको, है ना, इसको इधर भी खींच रहे हैं इधर भी खींच रहे हैं, तो ये क्या होगा? स्टेबल रहेगा। ये खींचो, स्टेबल रहेगा।
लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन मतलब आपने प्लस और माइनस को चेंज किया, जैसे अगर हम यहां पर देखें तो हमारा जो प्लस माइनस है उसको चेंज करते हैं, राइट। जैसे यहां पर आ गया है आपका माइनस क्यू और यहां पर आ गया है आपका प्लस क्यू, तब फोर्स कैसे लगेंगे, इस पर लगेगा इतना और इस पर लगेगा इतना, और थीटा जो होगा वो बन जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना बन जाएगा 180। अब फोर्स ऐसे लग रहे हैं, दोनों फोर्स एक दूसरे को ऐसे ऐसे लगा रहे हैं, प्रेशराइज इस तरीके, इधर डायरेक्शन में और इधर डायरेक्शन में, ये समझ गए बात। तो इस समय जो आपका इक्विलिब्रियम होता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, ये बात ऐसा है। तो ये टाउ के बारे में इतनी बातें आपको पूरी याद रखना है, ये एक डेरिवेशन है। देन हमारे पास जो आता है, मैंने बताया था कि टाउ के बाद वर्क आएगा, क्या आएगा, वर्क। तो ये लीजिए, अगला डेरिवेशन हमारा किससे रिलेटेड है, वर्क से। सेम वर्क डन फाइंड आउट करना है ऑन अ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए आपका फिर से वही वाला डायग्राम पूरा बन रहा है। ठीक है, वही सेम आपको पूरी कंडीशंस दिखाई दे रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है, इधर इस पे क्यों इधर लग रहा है, इस पे क्यों इधर लग रहा। यहां पर बस ध्यान रखें कि ये जो है आपका 1 सेकेंड, ये जो है आपका ये प्लस क्यू चार्ज है और ये वाला आपका नेगेटिव क्यू। ठीक है, चलिए, तो सेम वर्क डन क्या होगा वो बातें लिखी है। अब हम यहां पर देखते हैं कि अगर मुझे वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है, वर्क डन। तो आपका जो ये जो डाइपोल है ना, ये डाइपोल जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जब रोटेट करता है तो मैं लीनियर वाला वर्क यूज नहीं कर सकता हूं, मुझे यहां पर रोटेशनल वर्क यूज करना पड़ेगा। तो रोटेशनल वर्क क्या होता है, तो देखिए वो होता है टाउ इंटू डी थीटा। कैसे लिखा है मैं लिखना भी समझा देता हूं इसको। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो वर्क होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये वर्क था, ये लीनियर वाला है। कैसा है ये, लीनियर। जब लीनियर होता है तो वर्क भी, फोर्स भी कौन सा आता है, लीनियर वाला फोर्स आ जाता है, और डिस्प्लेसमेंट भी लीनियर होता है। लेकिन जब यही वर्क हमारा एंगुलर में कन्वर्ट होता है तो ये जो फोर्स है वो टाउ बन जाता है। क्या बन जाता है वो, टाउ। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो बन जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आ गई बात समझ में। इसको ध्यान रखें थोड़ा सा कि ये चेंज होता है, है ना। जब आप एंगुलर वर्क निकालते हैं तब अलग आता है और लीनियर वर्क के लिए अलग कंडीशन है। तो डी डब्ल्यू मतलब वर्क डन इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा। टाउ की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है, पीई साइन थीटा होती है, हमने कहा था पीई साइन थीटा, लिख दिया। अब ये जो वर्क डन है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, हमें चाहिए कंप्लीट वर्क। कितना चाहिए हमें, कंप्लीट, जो पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। कहां से कहां तक जाने में, थीटा 1 से लगाकर थीटा 2 तक जाने में जो वर्क हुआ है उसकी वैल्यू निकालो। तो हम लिखेंगे द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। पूरा थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, कंप्लीट वर्क डन जब आप निकालेंगे तो आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन किया फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, पीई साइन थीटा डी थीटा। तो P कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन थीटा और डी थीटा अंदर रह जाएंगे। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन जो यहां यूज कर रहे हो आप, इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा। तो देखो एक माइनस आ जाएगा और कॉस थीटा ये रहा, ये आपकी लिमिट से थीटा 1 टू थीटा 2, तो आपने थीटा 1 से लगाकर थीटा 2 इसकी लिमिट लगा दी। ठीक, जब आप इसको डिटेल करते हैं तो आपके लिए वर्क डन आता है, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पीई, वो आएगी आपकी कॉस थीटा 2 अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा 1, ये आपका आएगा। लेकिन आपके पास यहां माइनस है और इस जब माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां माइनस आ जाएगा और ये इसको प्लस बना देगा। समझ गए, तो अपने पास आ जाएगा पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये वो वर्क डन है जो स्टोर होता है, ये वो वर्क डन है जो हमें डाइपोल के ऊपर करना पड़ता है। ठीक, अब थोड़ी सी कंडीशन यहां से समझते हैं कि मान लो कि डाइपोल आपका जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में रखा है। किस में रखा है, स्टैंडर्ड पोजीशन। मतलब इनिशियली जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और डाइपोल जो रखा हुआ है वो ऐसा रखा है, ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया। ठीक, तो इस कंडीशन को, ये आपका 2L, लेंथ कितनी हो गई 2L, इस कंडीशन को आप कहते हैं कि ये कंडीशन आपकी कैसी है, ये कंडीशन है आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड कंडीशन बोला जाता है व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, या थीटा 1 इनिशियल पोजीशन कैसी है उसकी 0 डिग्री की हो। तो देखो हमने बोला कि द वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री टू एन एंगल थीटा। 0 डिग्री से इसको कितना रोटेट करना है, तो थीटा तक रोटेट करना है। तो आपने लिखा पी इंटू कॉस थीटा 1 मतलब 0
इंटू कॉस थीटा सॉरी माइनस कॉस थीटा 2, और जब आप इसको निकालेंगे तो आपके पास वर्क डन आएगा PE1 माइनस कॉस थीटा। समझ गए डेरिवेशन, है ना। तो टाउ निकालो, टाउ की वैल्यू रख दो आपकी इसमें हमारे वर्क डन में, तो आपको वर्क डन मिल जाता है। अब बात आती है केसेस की। केसेस में अगर आपको डाइपोल को है 0 डिग्री से रोटेट करना तो एक केस बन जाएगा, अगर आपको डाइपोल से 90 डिग्री रोटेट करना है तो एक केस बन जाएगा, और अगर 180 से रोटेट करना है तो एक केस बनेगा। वैसे ही थीटा 0, 90 और ये 180 लिखे हैं, जब आप इनसे रोटेट करवाएंगे तो वर्क डन 0, वर्क डन PE और वर्क डन 2PE बन जाएगा। किस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हैं हम लोग, यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यूज कहाँ रखी जा रही हैं, सब इस वाले फॉर्मूले में रखी जा रही। आपके पास ये 3 केस आते हैं वर्क डन के। देखो थ्योरी में अगर क्वेश्चन आएगा तब आपको ये लिख कर आना पड़ेगा। अगर उसने आपसे वर्क डन भी पूछा है, क्या पूछा है, वर्क डन केवल, तब भी आप ये 3 केस लिख कर आएंगे आपके डेरिवेशन में। अगर वहीं पर न्यूमेरिकल पूछ लेता है, उसमें बोलता है मैक्सिमम वर्क डन, तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम वर्क डन जो है वो 180 डिग्री से रोटेट करने पर होता है। देखो ये 2PE के बराबर आ रहा, 180 डिग्री रखो कॉस तो बनेगा -1, माइनस ऊपर ऑलरेडी है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, इसलिए 2 हो जाता है। समझ गए। तो इस तरीके से निकालना। मिनिमम वर्क कब होगा, जब 0 डिग्री पे रखा हुआ था और हमें उसे रोटेट नहीं करना, मतलब 0 डिग्री से 0 डिग्री पर ले जाना है, तो क्या हो जाएगा, तब तो वर्क डन मिनिमम हो जाएगा, 0 वर्क डन। समझ गए, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले डेरिवेशन पे। अगला जो है वो बात कर रहा है एनर्जी स्टोर करने की, ठीक। अब इस डाइपोल को जब आप रोटेट करते हैं, क्या करते हैं, इस डाइपोल को जब आप रोटेट करते हैं तो डाइपोल को रोटेट करने में जो वर्क डन करना पड़ता है, क्या बोल रहे हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल विल स्टोर इन द डाइपोल एज पोटेंशियल एनर्जी। जो आप उसको रोटेट करते हैं तो रोटेट करने में जो आपको वर्क डन करना पड़ता है वही पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो हमने उसी को बनाया है कि अगर मेरा वर्क डन ये था तो मुझे उसको रोटेट करना है। अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए समझें। देखो वर्क के लिए क्या था, वर्क के लिए हम लोग 0 डिग्री को स्टैंडर्ड पोजीशन मानते हैं, किसको, 0 डिग्री को। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम उसको 90 डिग्री से रोटेट करवाते हैं, कहां से, 90 डिग्री से। तो व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन हमने कहा इट इज PE cos θ1 माइनस cos θ2, यही होता था। अब θ1 कितना है, 90 डिग्री, θ2 कितना है, मुझे थीटा से रोटेट करना, जो कि बात लिखी है, द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा। समझ गए, 90 डिग्री टू थीटा। तो ये हो गया 90 डिग्री का हो जाएगा कितना, 0, 90 डिग्री का कितना हो जाएगा, 0, और कॉस थीटा का माइनस कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, इसलिए माइनस आ जाएगा, और ये बनेगा -PE cos थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये वर्क को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा इसलिए डॉट प्रोडक्ट आएगा, कॉस है इसलिए डॉट प्रोडक्ट आएगा, ये हो गया। और यही वर्क डन जो है वो स्टोर हो जाता है एज पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए हमने लिखा दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन दी डाइपोल, और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ गए, ठीक है। इसके भी केस चाहे तो बना लें, पर कोई बात नहीं, इतना यहां तक समझ में आया, ये डाइपोल वाला था, ठीक। अब ये आपके इस इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पार्ट के पहला वाला पार्ट है जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमें समझना है गॉस थ्योरम। आप अगर अपना पेपर देखेंगे तो उस पेपर में आपको डायरेक्टली गॉस थ्योरम लिखने को भी मिल सकती है, बोलेगा स्टेट गॉस थ्योरम, तो आपको गॉस थ्योरम पता होना चाहिए। इसको गॉस लॉ भी कहते हैं और गॉस थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। इसी को गॉस लॉ भी बोला जाएगा, इसी को बोलते हैं गॉस लॉ, ठीक, दोनों बातें हैं। तो गॉस लॉ की बात करें, गॉस लॉ क्या होगा, इसके स्टेटमेंट को देखो। स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टेटमेंट बोलता है कि द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। फॉर एग्जांपल मैं नीचे वाले इससे बताता हूं, आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए यहां पर आपके पास कोई एक चार्ज रखा है, +Q चार्ज, ठीक, और ये एक स्फीयर है उसके ऊपर का। तो इस स्फीयर से जो गुजरने वाला, इस स्फीयर से जो पास होगा टोटल फ्लक्स, वो कितना होगा, तो फ्लक्स हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड इन दी स्फीयर। तो ये +Q रखा हुआ था, हमने यहां पर लिख दिया। अगर मान लीजिए यहां पर -2Q रखा होता, ये नहीं होता, तो हम यहां पर ये नहीं लिखते, हम लिखते फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। कितना चार्ज, -2Q, तो हमने यहां -2Q लिखा। आई बात समझ में, बिल्कुल आसान सी है, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए
अब हम इसको प्रूफ वगैरह करते हैं। इसका प्रूफ क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि गॉस थ्योरम का प्रूफ भी आपके पेपर में आता है। गॉस थ्योरम का प्रूफ आपको आना चाहिए। सबसे पहले हम मार्क कर देते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज है सेंटर पर रखा हुआ +q। तो हमने इसको प्रूफ करने के लिए एक स्फेरिकल बॉडी ली है, इसको आप गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। +q से r डिस्टेंस पर एक हमने एलिमेंट कंसिडर कर लिया, जिसको हमने बोला ds। क्या बोला? ds। ds मतलब स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया। ये क्या है? एलिमेंटल एरिया है। एलिमेंटल एरिया को ds बोला है। ठीक है, ये इसका वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर आपको पता होगा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। क्या हो गया? एरिया वेक्टर। और क्योंकि +q चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता है परपेंडिकुलरली, तो आपको ये एक ही लाइन में मिलेंगे ds और e। ये आप ध्यान रखें, जब ये बनाते हैं ना तो आप ध्यान रखें, क्योंकि हर बार डेरिवेशन में यही होता है। ठीक, तो याद रखें कि आपका ds और e दोनों एक दूसरे के पैरेलल निकल जाएंगे या अलोंग दी लाइन निकल जाते हैं। तो अब हमें प्रूफ अगर करना है तो हम देखिए यहाँ पर प्रूफ लिखा हुआ, ये प्रूफ है। हमने क्या किया, एक चार्ज को कंसीडर किया है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर O। हमने बना दिया ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस R। इस स्फीयर की रेडियस कितनी है? R है। ठीक, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन P, मतलब P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ऑफ द स्फीयर, इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? KQ/R²। KQ/R²। ये R कैप क्यों लगाया? क्योंकि आप वेक्टर दिखाना चाह रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? वेक्टर फॉर्म दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए इसने R कैप लगाया। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था ये R कैप का मतलब क्या होता है। इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखें कि ये जो R कैप है आपका, R कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है, किधर से किधर चल रहा है? तो ये O से P की तरफ चल रहा है। अब मुझे पूरा इंटीग्रेट करना था, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इंटीग्रेट करने के लिए इसको सरफेस इंटीग्रल का यूज किया। किसका इंटीग्रल का यूज किया? सरफेस इंटीग्रल, और लिख दिया EDS। E की वैल्यू KQ/R² हमने अभी निकाली थी, ये लिखी हुई है आपके पास यहीं KQ/R²। और DS की जगह हमने लिखा DS cos थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट था। अब देखें E और DS के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। E और DS के बीच में कितना एंगल था? यहाँ पर 0 डिग्री। तो हमने बोल दिया इन दोनों के बीच में एंगल है 0, और अगर एंगल 0 है तो cos 0 हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1। तो मेरे पास बचेगा KQ/R² इंटीग्रेशन ऑफ DS। मतलब ये इंटीग्रेशन ऑफ DS क्या इंडिकेट कर रहा है? कि टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, ये क्या यहाँ लिखा है? ठीक है, क्या लिखा है? टोटल एरिया ऑफ स्फीयर है ये। तो एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4πr²। कितना होता है? 4πr²। देखेंगे KQ/R², K को क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0। Q/R² को हमने एज इट इज लिखा, और ये आपका 4πr²। 4π से 4π कैंसिल, R² से R² कैंसिल, मतलब आपके पास फ्लक्स जो बच रहा है वो कितना है? Q/ε0 टाइम्स। और यही तो हमको बोला था कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। तो देखो यही लिखा हुआ है, हमने प्रूफ कर दिया ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप गॉस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्फीयर। राइट, चलिए अगले डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम एप्लीकेशंस देखेंगे। क्या देखेंगे? एप्लीकेशंस। किसके एप्लीकेशन देखना है? तो गॉस थ्योरम के। लिखा है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, आप जो भी इसको बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, दो एप्लीकेशन देखना है आपको। एक देखेंगे आप वायर के लिए। किसके लिए? वायर के लिए। और दूसरा एप्लीकेशन जो आप देखेंगे वो किसके लिए देखेंगे? एक प्लेन शीट के लिए। ठीक है, अभी धीरे धीरे समझाता हूं। दो एप्लीकेशन है, एक है स्ट्रेट लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए, और एक है इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट के लिए। ठीक, लॉन्ग मतलब केवल लेंथ वाली बात, और शीट मतलब एरिया। ठीक, तो 1 बाय 1 इनका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम निकाल रहे हैं फॉर अ लॉन्ग वायर। किसके लिए निकाल रहे हैं? लॉन्ग वायर। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, चलिए तो आपको कैसे समझना है? देखिए हमने क्या किया, एक वायर लिया, ये आपका वायर हो गया, ये आपका वायर हो गया है ना। इस वायर पर हमने चार्ज दे दिए Q, तो ये सब किस पे आ गए? प्लस पर आ गए। प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड जाता है, प्लस से हमेशा बाहर की तरफ जाता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहां भी बाहर जाएगा, यहां भी बाहर जाएगा, यहां भी बाहर जाएगा। अब हमें एप्लीकेशन बताना है, वो भी किसके अकॉर्डिंग? गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? गॉस थ्योरम। और गॉस अंकल ने क्या बोला था? फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। किसके लिए?
क्लोज्ड सरफेस, मतलब अगर गॉस थ्योरम के थ्रू प्रूफ कर रहे हो तो हमें सरफेस कैसी चाहिए, क्लोज। तो हमने क्या किया, ये जो वायर था ना, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इस पे हमने एक क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। क्या बना दिया, सिलेंडर बन गया। जैसे ये सिलेंडर बना, आप देखेंगे कि आपका इस सिलेंडर का एक एरिया वेक्टर होगा जो इधर जाएगा। सिलेंडर कैसा होता है, सिलेंडर ये कर्व्ड सरफेस वाला होता है, ये कर्व्ड सरफेस हो गई, और अगर टॉप पे देखेंगे तो आपको फ्लैट दिखाई देगा, और बॉटम में देखेंगे तब भी आपको फ्लैट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ऊपर आपके क्या होते हैं, फ्लैट वाले पार्ट्स होते हैं। ये ऊपर जो है ये फ्लैट वाला है, ये ठीक, ये भी कैसा है, फ्लैट है। लेकिन ये आपका वायर था यहाँ पे, ठीक है, मैं वायर थोड़ा मोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वायर है आपका। और ये वाली सरफेस कैसी है, ये लीनियर नहीं है, ये ऐसी कर्व्ड है, ऐसी गोल, समझ गए, ये ऐसी गोल है यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा क्योंकि इस पे सब पे क्या है, प्लस है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा। एरिया वेक्टर भी इससे किधर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए या ओवरलैप कर गए। यहां पर देखो तो आपका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। एरिया वेक्टर को हमने यहां पर ए लिखा है, क्या लिखा है, ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर। तो यहां पर एंगल जो है वो 90 डिग्री बनता है। यहां पर भी एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, बॉटम सरफेस है तो ऐसा जाएगा ना एरिया वेक्टर नीचे, समझ गए। तो एरिया वेक्टर नीचे, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इधर ही जा रहा है। ठीक, आ गई इतनी बात समझ में। तो ये केवल मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखाया है, हमें गॉस थ्योरम से प्रूव करना है। हम उठाते हैं गॉस थ्योरम और उसको अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे हमारा जो हमें फ्लक्स निकालना आता है, व्हाट इज द वैल्यू या व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स। तो यू विल से फाई इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा, फाई इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, चलिए बनाते। तो आपके लिए सबसे पहले हमने यहां देखा कि हमारा फ्लक्स कौन कौन सा होगा। तो हमने कहा फाई जो होगा वो 3 सरफेस से निकलेगा। कौन कौन सी सरफेस, एक जा रही है ये 1 वाली, एक जा रही है 2 वाली, और एक जा रही है 3 वाली। तो तीनों जगह के फ्लक्स निकाल लेते हैं हम लोग। तीनों के फ्लक्स जब निकालेंगे तो कैसे आएगा आंसर, समझते हैं। देखो, ये मैं बाद में बताता हूं आपको ये क्या है। चलिए, फ्लक्स हमने निकाला, फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा φ1 + φ2 + φ3। φ1, φ2, φ3 हमने लिखा EDA, 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 तीनों जगह के अलग अलग। EDA cos थीटा फॉर 1, ये देखो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, सरफेस इंटीग्रल में ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है। तो EDS cos थीटा, EDS cos थीटा, EDS cos थीटा। अब यहां पर ध्यान से देखें तो आपका 1 के लिए और 3 के लिए 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, 90 डिग्री का। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, cos 90 0 होता है। तो मेरे पास ये जो वैल्यूज हैं, सॉरी, ये जो वैल्यूज हैं, इनमें 1 के लिए वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि cos 0 होगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और 3 के लिए भी वैल्यू 0 आ जाएगी। केवल वैल्यू मेरे पास बचेगी 2 की, किसकी बचेगी, EDA cos थीटा। अब यहां पर सिलेंडर ऐसा था, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा है और एरिया वेक्टर भी इधर ही जा रहा है, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो जब एंगल 0 डिग्री होगा तो cos 0 हो जाता है 1। cos 0 कितना हो जाता है, 1। तो क्या मेरे पास बचेगा, E मैंने बाहर निकाल लिया कांस्टेंट, तो ये बचा DA, क्या बचा, DA। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके कर्व्ड एरिया के लिए, किसके लिए, कर्व्ड सरफेस जो है, ये कर्व्ड सरफेस जो होती है, इस कर्व्ड सरफेस का जो ये होता है, ये कितना होता है, तो ये होता है 2πr। ये कितना होता है, 2πr। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, या तो आप उसको L बोल दें या H बोल दें, तो मेरे लिए इसका सिलेंडर का ये जो कर्व्ड एरिया होता है वो कितना होता है, 2πrl। इसको मैंने पहले जनरल मैथमेटिक्स या बेसिक मैथ वाले पॉइंट में भी, ज्योमेट्री में भी पढ़ा रखा है ये कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, आपको फाइनली वैल्यू रखना है और आंसर फाइंड आउट करना है। आपने वैल्यू रखी E और ये रखा 2πrl, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया और इतना हो जाएगा। वहीं पर आप अब आप क्या जानते हैं, गॉस थ्योरम आपको क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है फाई इक्वल्स टू Q/ε0। और मेरा अभी क्या निकला, मेरा निकला फाई बराबर E इंटू 2πrl। समझ में आई, ये आपका निकला। तो आप इस फाई को और इस फाई को इक्वेट कर दें। देखिए इक्वेशन 1 2 3 4 से हमने लिखा है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये क्या है, Q/ε0, ये क्या है, E इंटू 2πrl। तो Q/2ε0 E इक्वल्स टू 2πrl। अब यहां पर एक टर्म यूज हो रही है लेमडा।
क्या यूज हो रही है, लेमडा, उसको हमने लिखा इट इज क्यू बाई एल। लेमडा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और एक आती है टर्म यहां पर सिग्मा, उसको हम बोलते हैं क्यू अपॉन ए, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक टर्म और आती है जिसको हम कहते हैं रो, रो को हम लिखते हैं क्यू बाई वी। क्यू बाई वी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यहां तक तो तीनों याद रखें। अगर लीनियर सोर्स है तो आप लेमडा लगाएंगे, एरिया या प्लेट है या शीट है तो आप सिग्मा लगाएंगे, और अगर आपको क्यूब दिया हुआ है, क्या दिया है, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर वगैरह दिया, तो आप वहां पर लगाते हैं रो। ये आपको याद रखना है। तो आप देखेंगे कि हमने जो वन सेकेंड, आप देखेंगे कि हमने जो हमने जो डिराइव किया अभी, हमने क्या डिराइव किया था, हमने डिराइव किया था कि हमारा ये E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2 पाई आर एल। यहां से देखो ये दोनों बैलेंस जब करोगे आप, तो आप E की वैल्यू निकालोगे तो ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी ना। अब यहां से आप Q बाई एल को लिख सकते हैं लेमडा, तो बचा कितना, 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। और K को आप लिख सकते थे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 का ऊपर और 2 का नीचे, तो ये देखो 2 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा K। तो मेरे पास बनेगा 2 ये ऊपर वाला इंटू जो K बना वो, और फिर ऊपर लेमडा और नीचे R। आपको याद रखना है कि किसी एक लीनियर सोर्स के लिए किसी पॉइंट पर R डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो 2K लेमडा बाई R होता है। ठीक, आप इन पॉइंट्स को ना भूलें। जैसे ये जो हेडिंग जहां से हमने स्टार्ट किया है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, है ना। वायर कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग होना चाहिए, थिन होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए और स्ट्रेट होना चाहिए, तब आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगला हमारा क्या डेरिवेशन होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक, तो उसकी बात करेंगे हम यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले डेरिवेशन की तरफ। हमारे किसके लिए निकाल रहे हैं, प्लेन शीट के लिए। किसके लिए निकालेंगे, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट के लिए। अब वो देखो प्लेन शीट हमने बनाई, ये पूरा इनफाइनाइट है ऊपर, है ना, ये पूरा क्या है ऊपर इनफाइनाइट। कितनी लंबी है, तो इनफाइनाइट लंबी होनी चाहिए। ठीक, कैसी चार्ज है, हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज। हम यहां पर एक छोटा एरिया कंसीडर करते हैं। ये एरिया यहां पर देखने में आपको ऐसा सिलेंड्रिकल लग रहा है, कैसा लग रहा है, सिलेंड्रिकल। पर अगर आप चाहें तो इस एरिया को आप रेक्टेंगुलर, इस एरिया को आप क्यूबिकल, किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गए, कोई सा भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा सेक्शन कंसीडर करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सिलेंड्रिकल यूज करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सर्कुलर यूज करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले एक शीट ली, उससे r डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया है यहां पर। ठीक, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। शीट के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो इतनी ही डिस्टेंस हमने इधर भी ले ली है, ये भी आपकी r डिस्टेंस। ठीक है, देखेंगे कि आपका ये जो आपका आपने कंसीडर किया है एलिमेंट, है ना, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ये जो आपने छोटा एलिमेंट यहां कंसीडर किया है शीट पर, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं फाई बराबर ई डॉट डी ए या डी एस करके। अगर स्मॉल एरिया है तो फ्लक्स भी स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपकी ये जो आपने शीट कंसीडर की है, ये जो शीट है, ये जो शीट है ना, ये एक्चुअल में किस तरह, ये ऐसी सर्कुलर टाइप की है ना, शीट से आर पार हो रही है आपका सर्कुलर ये रॉड जो आपने कंसीडर की हुई है यहां पर सेक्शन। ठीक, तो आप क्या करने वाले हैं यहां पर, देखिएगा, थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूं, साफ सुथरा दिखे आपको, ताकि ठीक। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप इसके कितने एरिया देख सकते हैं। तो एक तो देखो ये ऐसा सर्कुलर वाला सेक्शन लिया, ऐसा वाला, तो एरिया वेक्टर सर्कल के किधर जाता है, परपेंडिकुलर, तो सरफेस के परपेंडिकुलर, इधर भी किधर, सरफेस के परपेंडिकुलर। लेकिन जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस जो आएगी उस पे कैसे जाएगा, उस पे जाएगा ऐसे, ये देखो, उस पे एरिया वेक्टर ऐसा जाएगा आपका। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से चलेगा तो इधर चलेगा, एरिया वेक्टर जा रहा है तो ऐसा जा रहा है 90 डिग्री। आई बात समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलेगा, एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, मतलब 90 डिग्री। ठीक है,
तो आपके पास यहां पर जो टोटल फ्लक्स पास होगा, अगेन टोटल फ्लक्स जो पास होगा वो आपको यहां लिखना है। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे, देखो जरा, ये रहा सरफेस चार्ज डेंसिटी जो आप लिखते हैं, एक एक टर्म होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो मैंने अभी आपको बताई थोड़ी देर पहले, Q अपॉन A होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, Q अपॉन A। जब 2D ऑब्जेक्ट होता है, शीट है, तब हम सिग्मा लेते हैं, और हमारा लेमडा क्या था जब लीनियर था, तो Q अपॉन L, ये हमने अभी लिया था थोड़ी देर पहले, ठीक। तो आपने उनको एक बार मेंशन कर दिया कि हमने कंसिडर किया है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन A है। अब हमने देखा कि हमारे पास ये जो शीट वगैरह है, मैंने पूरा आपको ये समझा दिया है, मैंने आपको पूरा ये समझा दिया कि किस तरीके से होता है, बस आपको फ्लक्स लिखना है। तो फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स देखिए, इधर वाली सरफेस और आखिरी में यहाँ वाली सरफेस, इसके बीच में तो ये शीट है, ये क्या है, ये आपकी वो शीट है जिसपे प्लस चार्ज है, ठीक। इस शीट पे आपके प्लस चार्ज किए हुए हैं ये। तो यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा, प्लस से किधर जाता है, अवे, तो प्लस से अवे जा रहा है। देखो यहां से एरिया वेक्टर भी जा रहा है, यहां से भी एरिया वेक्टर जा रहा है। यहां वाला एरिया वेक्टर, यहां वाला एरिया वेक्टर कोई काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे आएगा तो एंगल बन जाएगा 90 डिग्री, और फ्लक्स में जो है वो आता है कॉस वाली टर्म। कौन सी वाली टर्म, कॉस वाली। और कॉस अगर 90 हो गया तो कॉस 90 होता है 0, तो वो फ्लक्स को क्या कर देता है, वो फ्लक्स को कर देता है 0। तो आपको केवल वो वाली चीजें लेना है जो एक दूसरे के साथ जा रही, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है, कैसे हैं, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तब जाके आपका जो आंसर होगा वो सही होगा। सॉरी, परपेंडिकुलर बोल दिया, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन या अलोंग दी ईच अदर होना चाहिए। ये हमने दो फ्लक्स लिए, कौन कौन से फ्लक्स बता देता हूं मैं आपको, देखिए यहां पे एक जाएगा इधर की तरफ फ्लक्स और एक जाएगा इधर की तरफ, तो हमने उसी को कह दिया, हमारा ये हो जाएगा φ1 प्लस φ2, कितना हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 हो जाएगा, ठीक है यहां तक। अब ये φ1 प्लस φ2 जैसे ही होगा, आपको यहां पर फॉर्मूला लगा देना है EDA cos थीटा। कौन सा फॉर्मूला, EDA cos थीटा, EDA cos थीटा। अब क्योंकि DA स्मॉल एरिया है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, हमने इंटीग्रेट कर दिया। अगर हम देखें कि हमारा यहां पर थीटा जो है वो 0 है, कितना है, थीटा 0, देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो थीटा कितना हो गया, 0। थीटा अगर 0 हुआ तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1। तो ये जो आपने फॉर्मूला यूज किया है, ये EDA cos थीटा में थीटा, ये कितने हो जाएंगे, हमेशा 1 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, 1। यहां लिखा भी है मैंने पीछे, ठीक। आपको मैं ये केवल समझाने के लिए कर रहा हूं, ये जो पीछे लिखा है और आपके पास जितने कंटेंट आएंगे उन्हीं को ध्यान में रख के करना है आपको, ठीक है। तो आपके लिए ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ EA, क्योंकि cos थीटा कितना हो जाएगा 1, और इंटीग्रेशन पूरा करोगे तो क्या बन जाएगा, EA, ठीक। अब अगर मुझे गॉस थ्योरम का यूज करना है, क्योंकि मुझे एप्लीकेशन में गॉस थ्योरम से समझाना है, तो क्या मैं जानता हूं कि गॉस अंकल ने ऐसा कहा हुआ है, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोला हुआ है, तो क्या हमारा ये फाई और ये फाई हम इक्वल कर दें। हम जब इनको इक्वल करेंगे तो फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2EA आएगा, है ना। देखो ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये 2EA। मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q अपॉन, ये 2 भी नीचे आ जाएगा और A भी नीचे आ जाएगा, Q अपॉन 2AE। और Q बाई A जो होता है, Q बाई A वो तो मेरा सिग्मा होता है, तो मैं लिखूंगा सिग्मा, और नीचे कौन बचा, नीचे बचा ट्वाइस और एप्सिलॉन नॉट, ये कुछ नहीं, ठीक। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगा वो आएगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आप ये जो मैं बता रहा हूं ये आपके ज़्यादा टाइम ना लगे, कुछ बच्चों को ये डेरिवेशंस आते हैं इसलिए उनकी रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए हैं, और कुछ को बिल्कुल नहीं आते, तो आप इसको एक बार थोड़ा सा और देख लें, आराम से देख लें, दोबारा देख लें, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती। मैं वो हर पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि आपको आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएं और ये चीज़ें भी समझ में आ जाए, कोई चीज़ चूके ना आप, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कहीं पर भी आपको कोई आर वार दिखाई दे रहा, जो हमने आर कंसीडर किया था, नहीं है। इसका मतलब हम यहां पर एक नोट लिख के आएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दी शीट। तो आपकी जो ये शीट थी, इससे आपने आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया था ना अभी थोड़ी देर पहले, मैं बता देता हूं आपको, ये आर डिस्टेंस पर पॉइंट था, लेकिन हमारे फॉर्मूले में आर नहीं आया, ठीक। देखो ये आर डिस्टेंस थी ना ये, लेकिन कहीं पर आर आया नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट जो होता है वो आर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब लास्ट इस
सेक्शन का, इस चैप्टर का एक डेरिवेशन और करते हैं हम, ठीक। और वो डेरिवेशन बहुत प्यारा है, पेपर में कई बार पूछा गया है इस डेरिवेशन को, ठीक है। इस डेरिवेशन को कई बार पूछा गया है। डेरिवेशन का नाम है कि आपको क्या बताना है, आपको कूलम्स लॉ को प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। कूलम्स लॉ को प्रूफ करो गॉस की मदद से। अगेन सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट, पूरे वही सब कुछ है। क्या करें, एक छोटा सा गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लें। क्या कर लें, गॉसियन सरफेस, ठीक। ये आपने मान लिया, ये आपका हो गया गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक। फिर उससे एक छोटा एलिमेंट ले लें एरिया का। इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ये आपका क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। ये एरिया वेक्टर है आपका, ये छोटा स्मॉल एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा क्योंकि बीच में आपने प्लस क्यू कंसीडर किया। जैसे आप गॉस थ्योरम प्रूफ करते थे ना, बिल्कुल वैसा ही लो, ठीक है, बिल्कुल वैसा ले लो। फिर बाद में हम यहां पर लाकर क्यू नॉट रख देंगे। क्या रख देंगे, क्यू नॉट। अभी आप लिखते जाइए, प्रूव कूलम्स लॉ फ्रॉम दी विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम कंसीडर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, बिल्कुल कंसीडर कर दी है ना। उसके ऊपर आप क्या करें, स्मॉल एरिया कंसीडर कर लें। हमने स्मॉल एरिया भी कंसीडर कर लिया। एरिया का ये डीए एरिया यहाँ लिखा है, मैं इसको कलर बदल के बता देता हूँ आपको। ये जो है आपका ये एरिया है, ठीक। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है, वो भी हमें समझ में आता है। क्या मैं इस सरफेस से टोटल फ्लक्स निकाल सकता हूं? तो व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स इक्वल्स टू ई डी ए। ई की वैल्यू ई रहने दीजिए, डी ए का डी ए कॉस थीटा, क्योंकि आपको पता है बीच में डॉट प्रोडक्ट आया, ठीक। अब क्योंकि आपका छोटा स्मॉल एरिया ऐसा और इसी के परपेंडिकुलर आपका एरिया वेक्टर भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज था, है ना। तो एरिया वेक्टर भी इधर जा रहा है क्योंकि ये आपकी सरफेस है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ये हो गया cos 0, समझ गए। आपके पास बन जाएगा ई डी ए का इंटीग्रेशन। अब जो आपने ये स्फेरिकल सरफेस कंसीडर की थी, क्या स्फेरिकल सरफेस का एरिया आपको पता है, ये रहा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस एरिया की जगह पर आप क्या लिख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आपका फ्लक्स आ गया। अब आपको हेल्प किसकी लेना थी, गॉस अंकल की। तो आपने गॉस थ्योरम की हेल्प ली। आपने कहा व्हाट इज फाई, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इक्वेशन 1 और 2 बैलेंस हो जाएंगी। देखो बता देता हूं कौन कौन सी इक्वेशन बैलेंस करने को कह रहे हैं हम। ये इक्वेशन आपकी 1 थी, इसको हटाओ, ये इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 1 और अभी गॉस थ्योरम से ये निकली, इन दोनों का आप बराबर करेंगे तो आपके पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई आ जाएगा। तो ई बराबर हो जाएगा, ये दोनों ये सारी चीजें नीचे ले आइए आप, ठीक है। सब नीचे ले आए तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया ये ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि हमारा फोर्स जो होता है वो होता है Q इंटू ई। तो जो आपने डायग्राम बनाया, जैसे यहाँ पर आपके पास प्लस क्यू रखा था, उससे आर डिस्टेंस पे आपने क्या कंसीडर किया था, एक स्मॉल सेक्शन कंसीडर किया था ये, ठीक। यहाँ पर एक नया चार्ज लाकर रख दीजिए क्यू नॉट, ठीक है। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है फोर्स बराबर क्यू नॉट इंटू ई, इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक। तो Q नॉट इंटू ई जैसे लिखेंगे, E की वैल्यू आपने यहाँ डिराइव की थी, ये आपने E की वैल्यू रखी, तो आपका जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, क्यू नॉट 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यही हमारा कूलम्स लॉ है जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो इतना आसान होता है आपका ये प्रूफ करना। अगर ये आपको डेरिवेशंस जो है थोड़े फास्ट लगते हैं तो आप इसको वापस देख सकते हैं, अदरवाइज रिवीजन के पर्पज से और आपको पढ़ने के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स के डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।